हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जॉश पर। इंडियन पार्लियामेंट में ना कई तरह के बिल्स आते हैं, लेकिन दो ऐसे हैं जिनको लेकर हमेशा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, मनी बिल और फाइनेंस बिल। तो चलिए आज इस पूरी उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। देखिए, मनी बिल और फाइनेंस बिल के बीच का फर्क इंडियन पॉलिटी के सबसे टेक्निकल टॉपिक्स में से एक माना जाता है। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं मनी बिल से, यानी कि धन विधेयक से। इसकी डेफिनेशन तो संविधान के आर्टिकल 110 में दी गई है, लेकिन इसका जो स्पेशल प्रोसीजर है ना, वो है आर्टिकल 109 में, और यही प्रोसीजर इसे बाकी सब बिल से अलग और बेहद पावरफुल बनाता है। मनी बिल का सफर ना बिल्कुल यूनिक है। सबसे पहले इसे पेश करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल मामले बहुत सेंसिटिव होते हैं और सरकार के कामकाज के लिए जरूरी हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। लॉजिक सिंपल है, लोकसभा को हम यानी जनता डायरेक्ट चुनती है, और देश के खजाने पर कंट्रोल भी तो सीधे जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स का ही होना चाहिए। एक बार लोकसभा स्पीकर ने ठप्पा लगा दिया कि ये मनी बिल है, तो ये जाता है राज्यसभा। पर वहां राज्यसभा के पास पावर ना के बराबर है। उनके पास सिर्फ 14 दिन होते हैं सजेशंस देने के लिए। वो इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, और 14 दिन के बाद बिल ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाता है, चाहे राज्यसभा ने कुछ किया हो या ना किया हो। ये सब इसलिए ताकि सरकार के फाइनेंशियल काम रुकने ना पाए। यहां पर सबसे जरूरी बात यही है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इस पर लोकसभा स्पीकर का डिसीजन बस फुल एंड फाइनल होता है। आप इसे किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, और क्योंकि राज्यसभा इसमें कोई बदलाव कर ही नहीं सकती, तो दोनों हाउसेस के बीच डिसएग्रीमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए मनी बिल के मामले में कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। तो आखिर इस स्पेशल बिल में होता क्या है? आर्टिकल 110 के हिसाब से इसमें कुछ खास चीजें ही आती हैं, जैसे किसी नए टैक्स को लगाना, पुराने को हटाना या उसमें बदलाव करना, सरकार जो पैसा उधार लेती है उसके नियम बनाना, इंडिया का जो कंसोलिडेटेड फंड है यानी सरकार का मेन खजाना, उसमें से पैसा निकालना या जमा करना, और किसी खर्च को इस खजाने पर चार्ज्ड एक्सपेंडिचर घोषित करना। ये सब सरकार के कोर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़े मामले हैं। और देखिए, ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि क्या चीजें मनी बिल नहीं है। सिर्फ इसलिए कि किसी बिल में पैसे की बात हो रही है, वो मनी बिल नहीं बन जाता। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक फाइन लगाना, या किसी लाइसेंस या सर्विस के लिए फीस लेना, या फिर आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसा कोई लोकल बॉडी अपने काम के लिए टैक्स लगाए, ये सब मनी बिल नहीं कहलाते। ये क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है ताकि मनी बिल की स्पेशल पावर्स का गलत इस्तेमाल ना हो। अच्छा, मनी बिल तो समझ आ गया। अब आते हैं इसके बड़े दायरे वाले साथी यानी फाइनेंस बिल पर, जिसका जिक्र आर्टिकल 117 में मिलता है। फाइनेंस बिल का स्कोप, जैसा कि नाम से ही साफ है, बहुत बड़ा है। ये रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर यानी आमदनी या खर्च से जुड़ा कोई भी बिल हो सकता है, और यही है सबसे बड़ा डिफरेंस। जहां मनी बिल सिर्फ पैसा इकट्ठा करने यानी रेवेन्यू से जुड़ा होता है, वहीं फाइनेंस बिल में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर यानी आमदनी और खर्च दोनों के प्रोविजंस हो सकते हैं। इसमें यह भी डिटेल होती है कि पैसा कहां और कैसे खर्च किया जाएगा। अब अगर सीधे सीधे कंपेयर करें तो पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। मनी बिल सिर्फ आर्टिकल 110 के मामलों तक सीमित है, और इसमें राज्यसभा के पास प्रैक्टिकली कोई पावर नहीं है। वहीं फाइनेंस बिल आमदनी और खर्च दोनों से जुड़ा है, और इसमें राज्यसभा को लोकसभा के बराबर पावर मिलती है। वो इसमें बदलाव कर सकती है, इसे रिजेक्ट कर सकती है, और अगर डेडलॉक हो जाए तो जॉइंट सिटिंग भी बुलाई जा सकती है। अब यहां एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। सारे मनी बिल्स फाइनेंस बिल्स होते हैं, लेकिन सारे फाइनेंस बिल्स मनी बिल्स नहीं होते। इसको ऐसे समझो, फाइनेंस बिल एक बहुत बड़ा सर्कल है, और उसके अंदर एक छोटा सा स्पेशल सर्कल है जिसका नाम है मनी बिल। हर मनी बिल फाइनेंस से तो जुड़ा है ही, इसलिए वो बड़े सर्कल के अंदर है। लेकिन हर फाइनेंशियल बिल में आर्टिकल 110 वाली वो खास कंडीशंस पूरी नहीं होती। पूरी पिक्चर को ठीक से समझने के लिए अब जल्दी से दो और मेजर बिल्स पर नजर डाल लेते हैं, ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल।
एक ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में आ सकता है। अगर दोनों में डिसएग्रीमेंट हो तो जॉइंट सिटिंग हो सकती है और प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बिल्कुल उलट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी किसी भी हाउस में आ सकता है, लेकिन इसमें जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। और सबसे खास बात, 24th अमेंडमेंट के बाद से प्रेसिडेंट को इस पर अपनी मंजूरी देनी ही पड़ती है, वो इसे मना नहीं कर सकते। तो चलिए अब इस सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ एक जगह पर रखते हैं। ये आखिरी स्लाइड एक तरह से अल्टीमेट चीट शीट है जो आपके सारे बचे हुए डाउट्स भी क्लियर कर देगी। इस टेबल से ना कुछ साफ पैटर्न्स निकल कर आते हैं। देखिए, फाइनेंशियल बिल्स की शुरुआत सिर्फ लोकसभा से होती है, जो दिखाता है कि जनता के पैसे पर जनता के चुने हुए सदन का कंट्रोल है। लेकिन असली खेल है राज्यसभा की पावर में। मनी बिल पर वो बिल्कुल पावरलेस है, लेकिन बाकी बिल्स पर एक इक्वल पार्टनर। यही पार्लियामेंट्री बैलेंस की चाबी है। और जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन ऑर्डिनरी और फाइनेंस बिल्स के लिए एक सेफ्टी वाल्व की तरह है, जो मनी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे स्पेशल बिल्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी जानकारी हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। मनी बिल के पास जो इतनी जबरदस्त पावर है, उसको देखते हुए कोई भी सरकार इसका स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल कैसे कर सकती है? और आखिर इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए क्या चेक्स एंड बैलेंसेस मौजूद हैं? सोचने वाली बात है ना?